नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। ये पहला दिन है और फिजिक्स हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग का जो एग्ज़ाम 7 जून से लेकर के 15 जून तक होने वाला है, उस समय तक मैं फिजिक्स के सारे चैप्टर आप लोगों को क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। और दोस्तों देखिए, आप लोगों के मन में ये सवाल बैठा रहता है कि जो फिजिक्स है, जो साइंस चैप्टर है, वो बहुत ही हार्ड होता है। आज मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि फिजिक्स इतना इजी लगने लगेगा और आपको इतना इंटरेस्ट जग जाएगा कि फिजिक्स आपको ज़रा भी हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग, आप जानते हैं कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल हटके है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि फिजिक्स आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझाऊँ, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले क्या हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन तो देखेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जान लेते हैं कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गति वाला चैप्टर जो हम लोग और मात्रक वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये आज का फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ से हम लोग आज तो शुरुआत ही कर रहे हैं, तो आप लोग मतलब चिंता नहीं कीजिएगा। हाँ, इसको आप लोग एंजॉय लेकर के पढ़िए, ठीक है। न्यूटन का जो नियम है वो हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। न्यूटन के नियम ये पढ़ना है, ये जो तीनों इसका नियम है न्यूटन का, ये हम लोग देख लेंगे। जो गति का नियम दिया हुआ है वो देखेंगे, ठीक है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का भी नियम आता है। हाँ, तो ये दोनों नियम तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन एक न्यूटन का शीतलन नियम भी आता है दोस्तों, और एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन बन जाता है। तो दो ये नियम पढ़ के लोग जाता है लड़का लोग। कौन कौन सा? ये गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम, लेकिन शीतलन का नियम पढ़ता नहीं है लोग। तो शीतलन का नियम से क्वेश्चन बन जाता है, तो उसमें फंस जाता है लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे है देखिए गैलीलियो का नियम भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और केपलर का जो नियम है, तो देखिए यहीं पे आपको कई गो क्वेश्चन बन जा रहा है। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बन जाएगा कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। तो बताइए जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो ने। हाँ, अगर बोलेगा कि न्यूटन के गति का नियम किसने दिया था, तो वो दिया था न्यूटन ने। हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो वो दिया था न्यूटन ने। क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है, ठीक है। तो ये सब देखना है। ग्रहों की गति का नियम पूछ देता है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया था, तो वो हो जाएगा केपलर ने। ग्रहों का गति जो है का नियम जो है वो केपलर ने दिया था। तो क्वेश्चन तो कहाँ से बनेगा ये आप बता नहीं सकते दोस्तों, लेकिन ये इसी तरह से हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये अभी हम लोग टॉपिक देख रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्या है फार्मूला है, उस फार्मूला को देख लेंगे। देखिए जब तक हम लोग फार्मूला नहीं देखेंगे एक भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला क्या होता है ये मत समझिए कि यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिर भी हम लोग को फार्मूला जानना आवश्यक है। जब तक फार्मूला आप नहीं जानते हैं आप उधर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाइएगा। तो इसीलिए एक बार देखिए फार्मूला देख लीजिए। हाँ, और मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा उस समय आप जवाब दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ ये सब लोग जानता है क्या कि चाल का जो ये है फार्मूला है वो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये आप लोग जानते हैं। हाँ, बेग, चाल और बेग में अंतर आप लोगों को मालूम है क्या है? चाल और बेग में अंतर आप लोगों को मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए चाल और दोनों एक ही चीज़ है। दोनों का जो है वो इसको हिंदी में स्पीड बोलते हैं और इसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो देखिए बेग का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तरह से ये घूम करके फिर यहाँ आ गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आया, तो इस वस्तु का अगर हम लोगों को वेग निकालना होगा, चाहे वो जितना भी स्पीड से आ रहा हो, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आया तो उसका जो चाल निकालना अगर होगा तो चाल बराबर कितना होगा? दूरी देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी तय कर रहा है, तो ये टोटल दूरी हो जाएगा। लेकिन अगर वेग हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग दूरी, यानी कि उसमें दूरी नहीं निकाला जाता, उसमें विस्थापन निकाला जाता है कि वस्तु कितना विस्थापित हुआ। ये इनिशियल पॉइंट से लेकर के और फाइनल पॉइंट तक वस्तु कितना विस्थापित हुआ। तो देखिए दोनों में अंतर हो गया ना दोस्तों। अगर हम लोग चाल निकालेंगे तो ये देखिए गोलाकार जितना ये घूम रहा है उतना दूरी हम लोग निकालेंगे, लेकिन अगर वेग निकालना होगा तो यहाँ से यहाँ तक ही कम निकालेंगे हम लोग दूरी, ठीक है। तो दोनों में यही अंतर है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ गया।
वहीं पे त्वरण निकालना है। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की जो दर होता है उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो वेलोसिटी का अंतर निकाल लेंगे कि पहला वेलोसिटी कितना था, दूसरा वेलोसिटी कितना था, दोनों में अंतर निकाल लीजिए, उसको समय से डिवाइड कर दीजिए, वो त्वरण निकल गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोणीय वेग देख लेंगे। तो कोण में जितना परिवर्तन हो रहा है उसको समय से डिवाइड कर दीजिए, कोणीय वेग हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए ये सब तो इजी वाला है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हार्ड आपको पड़ेगा। देखिए बल का जो परिभाषा है वो आप लोग हमेशा याद कीजिए कि बल बराबर होता है, बल को होता है इंग्लिश में हम लोग फोर्स बोलते हैं, तो फोर्स का इंडिकेशन एफ होता है, तो एफ बराबर होता है एम ए। ये आप लोगों को याद रखना है। यानी एम ए का मतलब होगा कि मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब है कि मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ पे हिंदी में मैं लिख दिया हूँ, इसका हिंदी हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा उसका द्रव्यमान और त्वरण को गुना कर दीजिए, उसका बल निकल जाएगा, कितना बल से वो बल उस वस्तु पे लगाया गया था। ठीक है, ये भी हो गया। हाँ, तीसरा है आपको संवेग, ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए, P बराबर एम भी। इतना ही बस याद रखिए, P बराबर क्या होता है, P बराबर एम भी। ज़्यादा याद नहीं करना है, इतना ही याद रखिए। F बराबर एम ए और P बराबर एम भी, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, और भार बराबर क्या होता है, भार W बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ये भी आप लोग को याद हो गया। हाँ, और कार्य W बराबर होता है एफ डी। F मतलब हो गया फोर्स और D मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। तो फोर्स गुने विस्थापन को कार्य कहा जाता है। बस इतना ही फॉर्मूला आप लोगों को देखना है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों। जब क्वेश्चन लगाएंगे तब आप लोगों को मालूम होगा, अभी तो आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्य का जो है एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए एसआई मात्रक आप लोग रट लीजिएगा, यहाँ पे मात्रक पूछ रहा है, चाहे एसआई मात्रक दिया होगा। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है या मात्रक, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। कार्य का जूल होता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, आरआरबी एग्जाम में, टीसी एग्जाम 2005 में पूछा हुआ है। और ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये वहाँ पे एग्जाम में फंसा देता है। तो मात्रक भी आप लोग, ये तो रटने वाला चीज़ है, आप लोग रट लीजिएगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक पूछे या मात्रक पूछे, दोनों एक ही होगा, वो जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। जड़त्व आप लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, जड़त्व। देखिए न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था। पहला नियम क्या दिया था, न्यूटन का प्रथम नियम आप लोग पढ़ते हैं, द्वितीय नियम पढ़ते हैं और तृतीय नियम पढ़ते हैं। तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसमें कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉल है, ये बॉल है, फुटबॉल ही मान लीजिए, इस फुटबॉल को अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो ये जिंदगी भर, न्यूटन ने कहा था कि अगर ये फुटबॉल यहाँ पे रखा गया है तो इसको अगर इस पे बाहरी बल अगर न लगाया जाए तो ये ज़िंदगी भर वहीं के वहीं पड़ा रहेगा। ये तो सब लोग जानता है दोस्तों, लेकिन इसी बात को न्यूटन ने कहा था। क्या कहा था कि ये ज़िंदगी भर वहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन अगर इस बॉल को अगर हिट किया जाता है, कोई प्लेयर है या कोई आदमी है इस बॉल को पैर से मारेगा या चाहे हाथ से मारेगा, चाहे कुछ भी करेगा, इसको इस पे कहने का मतलब है कि बल लगा देगा। अगर इस पे बल लगा दिया गया इधर से, हाँ, तो ये वस्तु किधर भागेगा दोस्तों, ये इधर भागेगा। तो कहने का मतलब है ना कि जब वस्तु भाग रहा है तो अगर उस पर कोई बाहरी बल अगर कोई कार्य नहीं करेगा तो जिंदगी भर भागते रहेगा। न्यूटन का कहना यह है, आसान भाषा में समझिए दोस्तों, इस बॉल को अगर ये तो यहाँ पे पड़ा है तो जिंदगी भर पड़ा ही रहेगा, लेकिन अगर इसको हम लोग लात से मार दिए तो इधर ये भागने लगेगा, तो ये भागने लगेगा तो ये जिंदगी भर भागते रहेगा, मतलब वो रुकेगा नहीं। लेकिन कब नहीं रुकेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करेगा। तो देखिए जब बॉल इधर से लुढ़ाते हुए इधर जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा कि उसका घर्षण होगा, तो ज़मीन से वो रगड़ खाएगा, तो उस पर घर्षण होता है, तो वो तो विरोध कर रहा है ना कि नहीं उधर बॉल मत जाओ तुम। तो वही जो घर्षण हो रहा है तो वही तो बाहरी बल उस पर लग गया ना, तो घर्षण के कारण ही वो रुक जाता है। अगर घर्षण नहीं हो, हाँ, और हवा का प्रतिरोध नहीं हो तो ज़िंदगी भर वैसे ही चलता रहेगा वो।
तो न्यूटन का यही कहना था दोस्तों, ये समझ गए, ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। तो यही कह रहा है कि न्यूटन के फर्स्ट नियम से जड़त्व का नियम निकलता है। और एक बार देखिए बीपीएससी का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा था दोस्तों कि न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है तो उस फर्स्ट नियम से किस चीज़ का परिभाषा निकलता है। तो पहला तो हो जाएगा जड़त्व का परिभाषा निकलता है, जड़त्व का परिभाषा, ठीक है दोस्तों, सब कुछ समझते जाइए। हाँ, दूसरा क्या निकलता है दोस्तों कि इस न्यूटन के फर्स्ट नियम से तो यहाँ पे बल का परिभाषा निकलता है, बल का परिभाषा, क्योंकि देखिए बल का परिभाषा तो निकल रहा है ना दोस्तों, नहीं निकल रहा है, क्योंकि उस पर बल लगा रहा है वस्तु पे तभी तो वो जा रहा है। तो कहने का मतलब कि बल कोई चीज़ है तभी ना लगाया जा रहा है, तो बल का परिभाषा तो निकल ही गया ना। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ेंगे, न्यूटन के गति का दूसरा द्वितीय नियम, तो उसमें बल का परिणाम निकलता है, मतलब कितनी मात्रा में बल लगाया गया वो परिणाम अगर पूछेगा तो उसमें आंसर हो जाएगा न्यूटन का द्वितीय नियम। लेकिन अगर प्रथम नियम से केवल परिभाषा निकलता है और द्वितीय नियम से बल का परिणाम निकलता है, कितना बल लगाया गया, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। तो यहाँ पे वही जड़त्व का माप जो है वो पूछ रहा है, तो जड़त्व का माप क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। देखिए कोई वस्तु में द्रव्यमान है तभी तो उस पर वो द्रव्यमान के चलते वो जड़त्व में है, वहाँ पे पड़ा हुआ है, और नहीं तो द्रव्यमान नहीं रहता तो इधर उधर उड़ जाता, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिलाप करना है। देखिए ऊंच बेग जो है उसका मिलाप करना है, हाँ, और तरंग दैर्ध्य है, दाब है, ऊर्जा है। तो यहाँ पे देखिए जो ऊंच बेग होगा तो उसको किस चीज़ में मापा जाता है। ऊंच बेग किसका होता है दोस्तों, देखिए ऊंच बेग हवाई जहाज़ का होता है या रॉकेट का होता है, तो उसको मैक संख्या में मापा जाता है, ठीक है। तो ऊंच बेग जो होगा उसको किस में मापा जाएगा, मैक संख्या में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, तरंग दैर्ध्य है तो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े तो होंगे दोस्तों, आज ऐसा तो नहीं है कि आप लोग आज ही स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। तो तरंग दैर्ध्य का जो है वो क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रम में मापा जाता है इसको, ठीक है। दाब जो है आप लोग दाब पास्कल का नियम जानते हैं तो पास्कल हो जाएगा। ऊर्जा जो है तो उसका जूल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आप लोग लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, इसी तरह से है, सी का 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये तो मात्रक वाला है, ये सब रटने वाला चीज़ है, रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यहाँ भी सुमेलित करना है, तो ये भी याद करने वाला चीज़ है, तो याद कर लीजिए एक बार। जूल में अभी आप लोगों को क्या बताया कि कार्य का जो है वो जूल होता है, हाँ ये हो गया, मिलान हो गया सही। एम्पियर ये धारा का मात्रक है दोस्तों, तो इसका एम्पियर का धारा हो जाएगा। वाट विभवांतर का मात्रक है। वोल्ट वाट जो है, एक मिनट ये मिस्टेक हो गया दोस्तों, देखिए जूल जो है वो कार्य का मात्रक है, एम्पियर जो है वो धारा का मात्रक है, ठीक है। वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है, सामर्थ्य या शक्ति, देखिए सामर्थ्य मतलब होता है शक्ति, पावर, हाँ ठीक है। और वोल्ट का मतलब होता है विभवांतर, और कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा 3 1 किसमें है, 3 1 2 और 4 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, एग्जाम में इस तरह से सोच के मिलाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक जो है वो क्या नहीं है। देखिए अधिवर्ष मतलब आधा वर्ष मतलब 6 माह, इसका मात्रक समय का ही मात्रक है। चंद्रमास ये भी समय का मात्रक है। अब प्रकाश वर्ष, देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछता है और फंसाता है। प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है दोस्तों, इसे डिस्टेंस मापा जाता है, ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये पूछा गया है, क्वेश्चन देख रहे हैं ना दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ भी सुमेलित करना है।
तो सुमेलित कीजिए। डेसिबल, देखिए ध्वनि का मात्रक तो होता है डेसिबल, ये सही है, ठीक है। अश्व शक्ति, अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर जिसको बोला जाता है, वो भी शक्ति का मात्रक, ये भी सही है। हाँ, समुद्री मील, समुद्री मील समुद्र में मापा जाता है जब नौचालन होता है दोस्तों। हाँ, मतलब कि नाव जब समुद्र में जहाज की दूरी जो मापनी होती है उसके लिए होता है, तो ये भी सही है। हाँ, सेल्सियस, सेल्सियस ये उष्मा की इकाई नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, एक फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। हाँ, एक ये फार्मूला याद रखिए, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ v बराबर क्या है दोस्तों, वेलोसिटी, मतलब ये वेग है, u फाइनल वेग है, u क्या है दोस्तों, तो ये इनिशियल वेग है, ठीक है। और a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है। तो v बराबर आप लोग याद 9th 10th में पढ़े होंगे कि यहाँ v बराबर u प्लस ए टी होता है, ये आप लोगों को मालूम है। लेकिन आप लोग मैथ देखिए, मैथ और फिजिक्स दोनों सेम है। हाँ, सेम फार्मूला वहाँ पे लगता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे इजकल टू वाला है, तो इजकल टू की अगर इधर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, v माइनस यू बराबर ए टी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे a निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, ये फार्मूला हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। मैंने आपसे बोला था कि फार्मूला आप लोग याद रखिए, फार्मूला से क्वेश्चन बनता है। देखिए बीपीएससी 2000 का ये क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पदार्थ के संवेग, संवेग मतलब अभी फार्मूला आप लोग को बताया था, संवेग का फार्मूला क्या होता है तो p बराबर एम भी होता है, m इंटू भी, मास इंटू वेलोसिटी, ये फार्मूला हो गया। दूसरा बोल रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, अनुपात क्या होता है दोस्तों, बाटा में हो जाता है अनुपात, हाँ, यानी वेग भी बोल रहा है कि इसका, इस दोनों का अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। तो देखिए इसको और इसको काट दीजिए, तो क्या मिल गया, m मिल गया, m बच गया। तो m मतलब क्या होता है दोस्तों, मास या द्रव्यमान, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। मैंने आप लोगों को बोला था कि फार्मूला याद रखिए, फार्मूला याद रखिएगा ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो फार्मूला मैं मैथ सोल्व कराने के लिए नहीं आपको बोला था, फार्मूला याद रखिएगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को फिजिक्स का पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। और ये तो फर्स्ट क्लास है दोस्तों, आज क्लास आने दीजिए, अभी तो मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ फिजिक्स का, वो आपको बहुत ही अच्छे से इसका मैं तैयारी कराऊँगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है। एक लड़की जो है वो झूला पर बैठी है, मान लीजिए कि इस तरह का झूला लगा दिया है दोस्तों, हाँ, यहाँ पे जो है लड़की बैठी हुई है, ठीक है। तो ये झूला ऐसे झूल रही है, हाँ, बैठी हुई है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल, देखिए आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों, अगर ये झूला झूल रही है यानी कि इस पॉइंट से लेकर के अगर इस पॉइंट तक ये झूला झूल रही है, तो जितना उसको समय लग रहा है यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, वही उसका आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल मतलब कि इसका कितना उसको समय लगा, वही आवर्तकाल हो गया। तो यहाँ से वहाँ जाने में जो आवर्तकाल लग रहा है, अगर लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, अगर लड़की ये खड़ी हो जाती है दोस्तों, तो देखिए आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है कि झूला का जो डंडी लगा, ये जो रस्सी लगा हुआ है दोस्तों, तो वो रस्सी का लेंथ पे वो निर्भर करता है। तो देखिए रस्सी जितना छोटा होगा आवर्तकाल उतना छोटा होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ से एक रस्सी लटका हुआ है और ये कभी इधर जा रहा है और कभी इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये जितना ही रस्सी बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा जाने में समय लगेगा। लेकिन अगर रस्सी को छोटा कर दिया जाए, एक छोटा रस्सी है, तो इस छोटा रस्सी का आवर्तकाल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो जल्दी ही कंप्लीट कर लेगा। तो जितना छोटा होगा रस्सी उतना ही आवर्तकाल कम होगा, ये आप लोग को मालूम चल गया। तो क्या होता है कि आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है दोस्तों, तो लेंथ पर, रस्सी के लेंथ पर वो आवर्तकाल निर्भर कर रहा है। तो बताइए आप, अगर लड़की बैठी है तो यहाँ है, अगर खड़ी हो जाएगी लड़की तो कहाँ तक चली जाएगी, यहाँ तक, यानी कि रस्सी छोटा हो जाएगा। अब
हाँ, रस्सी का जो भार जो है वो बीच वाला सेंटर यहाँ आ जाएगा। हाँ, तो यहीं से अब आवर्तकाल का काउंट होने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका, अगर वस्तु का बोल रहा है कि भी बराबर इसको दुगना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया गया। ठीक है, मतलब वेलोसिटी दुगना कर दिया गया तो उसका त्वरण दुगना हो जाता है। त्वरण तो दुगना नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है कि वस्तु का अगर गतिज ऊर्जा निकालना है तो गतिज ऊर्जा निकालना है तो इसका कितना हो जाता है, हाफ एम भी स्क्वायर। अच्छा, इसको फ्रेश कर देता हूँ मैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी को दुगना कर रहा है तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, यानी कि 2 गुना 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो इसी तरह बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। देखिए इस ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये यूपीपीसीएस में पूछा गया 2013 में। ठीक है, इस तरह का ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो आप लोगों को भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि यहाँ पे बोल रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। ये देखिए बीपीएससी 2004 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बीपीएससी 2004 का ये क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग, हाँ ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही P बराबर क्या पूछ रहा है, P बराबर होता है m भी। हाँ, और वेलोसिटी का अनुपात निकालने के लिए भागा दिया जाता है। हाँ, तो इसको काट दीजिए तो ये मास निकल गया। ठीक है, तो इसका मास मतलब होता है, इसका हिंदी द्रव्यमान हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई जानते हैं क्या है दोस्तों? खगोलीय इकाई मतलब ये दूरी मापने का एक पैमाना है दोस्तों, दूरी मापने का एक पैमाना है। इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे सूर्य स्थित है और सूर्य से ग्रहों की दूरी जो मापा जाता है दोस्तों, तो उसको खगोलीय इकाई में मापा जाता है। तो वहाँ पे 1 यूनिट किसके बराबर होता है, तो सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक का जितना दूरी होता है तो उस दूरी को 1 इकाई माना गया। मान लीजिए हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, 100 है, 100 किलोमीटर है मान लीजिए। तो 100 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर को 1 यूनिट मान लिया जाएगा। अब इस सूर्य से लेकर के कोई दूसरा मार्स ग्रह है उसको नापा जाएगा, तो अगर वो जितना दूरी होगा तो 100 से उसको गुना कर दीजिए, माने 1 यूनिट इसके बराबर होता है। तो इसमें कितना यूनिट आ रहा है वो देखना है। तो यानी कि पृथ्वी से सूर्य के बीच का जो दूरी है उसको क्या बोला जाता है, खगोलीय इकाई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, ये भी देखिए यूपीपीसीएस में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी तरह का तो देखिए पीसीएस लेवल का ये क्वेश्चन है, तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो मैं ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। आप लोग जानते हैं ये देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, लोको पायलट में पूछा गया है क्वेश्चन, आरआरबी में पूछा गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सदिश राशि 2 तरह का राशि होता है, एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। सदिश राशि उसको बोलते हैं दोस्तों जिसमें परिणाम तो होता है, परिणाम के साथ में दिशा भी होता है। सदिश का मतलब है कि परिणाम के साथ साथ उसमें दिशा भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बल लगा रहा है, किसी वस्तु पर बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो किसी ना किसी डायरेक्शन में तो बल लगा रहा है। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में बल लगा रहा है, तो इसमें कितना बल लगा रहा है और किस दिशा में लगा रहा है, दोनों इसमें शामिल हो गया, तो उसी को सदिश राशि। और जिसमें दिशा नहीं हो तो उसमें उसको अदिश राशि बोलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि सदिश राशि नहीं है, यानी कि कौन सा अदिश इसमें राशि है। तो अदिश किस में हो जाए, देखिए द्रव्यमान हो जाएगा, इसका सही आंसर द्रव्यमान हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान में तो कोई दिशा नहीं होता है। कोणीय वेग में दिशा होता है, कोणीय वेग वो एंगल में लगाया जाता है, वेलोसिटी में भी दिशा होता है, संवेग में भी दिशा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन में पकड़ में आएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। यहाँ पे देखिए वहाँ पे नहीं पूछ रहा है और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी सदिश राशि है। तो यहाँ पे देखिए सदिश राशि तो ये संवेग भी है, दाब नहीं है, हाँ यहाँ पे ऊर्जा नहीं है, कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये संवेग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संवेग जो है वो इसका संवेग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P बराबर mv मास इंटू वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए बीपीएससी में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में है कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। अच्छा, जल में तैरता आदमी कब है, जब न्यूटन का तृतीय नियम आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मतलब बल के विपरीत, बल के दिशा में और विपरीत दिशा में जो लगता है कार्य, जो बल होता है उसको हम लोग तृतीय नियम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे देखिए क्रिया के विपरीत क्रिया होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बॉल है, तो बॉल पर अगर हम लोग इसको हीट करते हैं दोस्तों, तो हीट करेंगे तो जितना बल से हम लोग इस बॉल को हीट करेंगे उतना ही बल से बॉल भी हमारे पैरों में हीट करता है, तभी तो हमारा पैर में चोट लगता है दोस्तों। तो वही क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, उसी को हम लोग न्यूटन का थर्ड नियम बोलते हैं। तो पानी में कैसे आदमी तैरता है, पानी में तैरता है, पैर से पानी को मारता है, तो पानी भी हम पे बल लगा रहा है, तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो यही है न्यूटन का तीसरा नियम। तो ये किस नियम के कारण ऐसा संभव है दोस्तों, तो ये न्यूटन के तृतीय नियम के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से, अच्छा यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, देखिए एक टर्म है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये एक क्या है दोस्तों, तो ये इसको बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी आप लोग देखते होंगे कि अभी इसरो जो है, जो इसरो है दोस्तों, तो अभी रॉकेट लॉन्च करता है। तो रॉकेट लॉन्च करता है तो उसका जो स्पीड होता है ना दोस्तों, उसको पृथ्वी से जब बाहर उसको भेजना पड़ता है, तो रॉकेट का स्पीड जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसका स्पीड बढ़ाया जाता है, क्योंकि उतना उसका स्पीड जब वो गेन कर लेगा तभी वो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति जो है उससे बाहर भाग पाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी वस्तु है तो वो पृथ्वी पर अगर हम लोग उस वस्तु को हाथ में पकड़ के छोड़ देते हैं तो पृथ्वी पर नीचे गिर जाता है। क्यों गिरता है दोस्तों, तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि पृथ्वी हर चीज़ को अपने तरफ खींचती है, तो उसी को हम लोग तो गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर आ गया, लेकिन अगर इसको पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण से बाहर भेजना है तो इसको कितना स्पीड से भेजना पड़ेगा, तो वही है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर उसका स्पीड से भागना पड़ेगा उसको दोस्तों, तभी वो पृथ्वी के बाहर भाग जाएगा, यानी वो कभी पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये बोल रहा है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा, वो पृथ्वी पर कभी वापस लौट के नहीं आएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर भाग जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है। अच्छा, एक पत्थर है, मान लीजिए एक पत्थर है, हाँ इस पत्थर को चांद पर अभी रखा गया है, चांद से इसको पृथ्वी पर लाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है दोस्तों, पूछना ये चाहता है कि वहाँ भार में परिवर्तन होगा कि उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। तो द्रव्यमान और भार में यहाँ से थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। द्रव्यमान उसको बोलते हैं दोस्तों कि जो मान लीजिए कि कोई ये वस्तु है, तो इस वस्तु में जितना उसमें क्वालिटी है, जितना मतलब कहने का मतलब जितना उसमें मटेरियल से वो बना है, तो उसको द्रव्यमान कहा जाता है। वो कभी चेंज नहीं होगा। मान लीजिए कि इसमें कोई बॉक्स है, उसमें 10 गो बटन रख देते हैं, हाँ, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो 10 बटन का घटेगा नहीं, वो 10 बटन का उतना ही रहेगा। लेकिन जो भार है वो चेंज होते रहता है। भार का मतलब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों, मैं भी आप लोगों को किस तरह से समझाऊं। अच्छा, मान लीजिए कि आप कोई वस्तु ले लीजिए, हाथ में बाल्टी ले लीजिए और बाल्टी लेकर के उसमें पानी भर लीजिए। अब पानी भर लीजिए तो बाल्टी भारी हो जाएगा, लेकिन उसी बाल्टी को आप किसी तालाब में डुबो दीजिए, तो वहाँ पे देखते हैं बाल्टी हल्का हो जाता है, यानी कि उसका भार में कमी आ गया। बाल्टी में तो पानी उतना ही है, अगर नदी में डुबाइए चाहे कहीं भी डुबाइए पानी तो उतना ही है, लेकिन वहाँ पर भार का कमी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है भार और द्रव्यमान।
हाँ, तो भार में परिवर्तन होते रहता है लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन कभी नहीं होता है। तो यही बोल रहा है कि अगर चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब 6 गुना ज़्यादा है, चंद्रमा से 6 गुना ज़्यादा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यहाँ पे भार जो है वो 6 गुना बढ़ जाएगा लेकिन द्रव्यमान तो वही रहेगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है। पहला ऑप्शन में इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। हाँ, ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वस्तु का जो है वो भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। ये तो साधारण सा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये देखिए कितना बार पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, आरआरबी एग्जाम में पूछा गया है कि जब लिफ्ट में ऐसा आदमी बैठा हुआ है तो वो तो भारहीन महसूस करेगा, लेकिन लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका भार ज़्यादा लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे की तरफ आएगा तो आप लोग देखे होंगे, आप लोग जो यहाँ पे मेला वगैरह में जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे जो चरखी पे बैठा जाता है, हाँ, तो उसमें जब ऊपर की तरफ वो लिफ्ट लेके जाने लगता है तो वहाँ पे भारी लगने लगेगा, लेकिन जब वहाँ से नीचे गिरने लगता है तो वहाँ पे लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं। हाँ, तो ऐसा लगता है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, जब लिफ्ट गति से ऊपर जा रही हो तभी उसका भार जो अधिक मालूम पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पृथ्वी के परितः, मान लीजिए कि ये अर्थ है दोस्तों, हाँ, तो ये अर्थ जो है तो इसके परितः जो घूमा जाता है कृत्रिम उपग्रह, हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा भी घूमता है, हाँ, या हम लोग जो उपग्रह यहाँ से भेजते हैं, अभी इसरो या कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी यहाँ पर भेजती है, तो ये भी जो मान लीजिए कि ये कोई पिंड यहाँ पे भेजा गया है तो ये पिंड पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, ये आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गेंद, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई घूम रहा है और इससे कोई पार्ट टूट करके गिर गया, चाहे कोई गेंद यहाँ पे गिरा दिया, तो वो गेंद क्या पृथ्वी पे लौट के आ जाएगा? नहीं, लौट के नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ये इतना घूम रहा है दोस्तों, तो ये छोटा सा अगर गिर भी जाता है तो ये भी घूमने लगेगा, ये क्यों पृथ्वी पर आ जाएगा, ये भी उसमें घूमने लगेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में क्या दे रहा है, पृथ्वी पर चली आएगी, नहीं, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है, पृथ्वी पर कभी लौट के नहीं आएगी। चंद्रमा पर चली जाएगी, ये भी गलत है। पृथ्वी पर गिरेगी, ये भी गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। हाँ, ये सही है, क्योंकि वो अगर उपग्रह घूम रहा है तो वो भी घूमने लगेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसका सही आंसर ये लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों अगला वीडियो में, और मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को इतना अच्छे से तैयारी कराऊं, ताकि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है।